अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो तरह की सेल से बने होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो वो कौन सी सेल है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लास 9th के एग्जाम में दोनों सेल्स का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को इतने इजी वे में समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ओके बच्चे, तो वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान एकेडमी, जहां साइंस को समझाया जाता है सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल की, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? सबसे सिंपल और प्रिमिटिव सेल होती है। इसके बारे में हम देखेंगे। प्रोकैरियोटिक cells are simple cells that lack a true nucleus and other membrane bound organelles। अच्छा, देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल सेल होती है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब आपके माइंड में आएगा, ओह, अब ये ट्रू न्यूक्लियल क्या होता है? तो ये हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेल, है ना, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ क्या होती है? लेयर नहीं पाई जाती है। सपोज ये न्यूक्लियस है। ओके। अब इनके चारों तरफ जब लेयर नहीं होगी तो वो कौन से सेल हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक। और अगर लेयर पाई जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक। सिंपल है, बस आप स्किप मत करना वीडियो, आप लाइन बाय लाइन देखते जाओ। आज के बाद आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। अब क्या कह रहा है? अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देखो बच्चे, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और क्या कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या हो गया? सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो भी एक मेम्ब्रेन से बने होते हैं। जैसे कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया। हम्म फिर क्या हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आप समझो। फिर क्या हो गया? गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, ये ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हो गए जिनके बाहरी जो लेयर होता है वो मेम्ब्रेन से, मतलब कि मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। तो जब इनके ऊपर मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब कि ये कहाँ एब्सेंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ प्रेजेंट कहाँ होंगे? यूकैरियोटिक सेल में। ओके बच्चे, तब अब आपके माइंड में ये हो जाएगा, मैम जब ये सब इसमें पाया ही नहीं जाता तो फिर पाया क्या जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। देखो क्या क्या होगा। सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियॉइड, पीली, फ्लैजेलम, ये कैप्सूल है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कैप्सूल से है। कैप्सूल जैसा है ना। आपने कैप्सूल देखा होगा, कभी खाए भी होगे। ऐसा है ना स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें होंगी। अब आपके माइंड में आएगा, मैम ये न्यूक्लियॉइड किसे कहते हैं? देखो, जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ लेयर नहीं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉइड। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है इनमें पाए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ समझना है। नो ट्रू न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियॉइड, ये पता चल गया। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी क्लियर हो गया। यूजुअली कैसे होते हैं? ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ओके, ज्यादातर ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। इनकी साइज क्या होगी? 1 to 10 μm। ओके, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इनमें सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके माइकोप्लाज्मा करके एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सब में सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होता है। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बच्चे? रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। अब ये बाइनरी फिजन क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको न्यूक्लियोइड के बारे में बता देती हूँ। ओके, इसे कहीं नोट नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। मैं आपको ब्लैंक पेज में अच्छे से समझा रही हूँ, तो इसको प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि बच्चे देखिए न्यूक्लियोइड क्या है।
है ना? यहाँ हम समझेंगे। Nucleate is the irregularly shaped region in a prokaryotic cell that contains genetic material. देखो इसका मतलब कि ये क्या कंटेन करते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि न्यूक्लियाइड इसके चारों तरफ क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? इसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे। ओके। और इसलिए इसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता है ना। तो क्या आप कर देंगे ऐसे क्रॉस बना के, इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। ठीक है। अब मोस्टली ये कहाँ पाए जाएंगे? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लो। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियोट के बारे में, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। देखो, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बच्चे, ऐसे ही पढ़ा जाता है। इससे चीजें आप जब शॉर्ट ऐसे नोट बनाते चलोगे ना, तो आपको चीजें क्लियर होते जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके। और दूसरी क्या बात हो रही है? फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक में तो पाया ही नहीं जाएगा, है ना। फाउंड इन यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स। तीसरा क्या होगा? इनको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। ऑब्वियसली, क्योंकि इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियाइड की बात कर ले तो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ओके। हम्म। दूसरा, ये कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। और थर्ड अंतर बताएंगे, नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। इसको आप कहीं नोट डाउन करके रख लेना। ओके। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो कुछ चीज और मैं बता दूं कि आप यहाँ पे देखोगे, ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी है। सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियर। यहाँ पे मैं आपको पीली और फ्लैजेलम बता देती हूँ। आपके माइंड में आएगा कि अरे इसको पीली कैसे, क्या होगा इसका, फ्लैजेलम का काम क्या होगा। तो देखो, पीली क्या है? बैक्टीरिया के सरफेस पे पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। आप देखोगे छोटे छोटे कई सारे, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन छोटे छोटे बाल जैसे कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? पीले बोलेंगे। तो ये इनका काम क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्या ट्रांसफर करने का काम करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है। ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसको भी नोट डाउन करते जाइएगा। अब देखो, फ्लैजेला की बात करें तो ये लंबा लंबा जो फ्लैजेला है ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फ्लैजेला है। इसका काम क्या है? इसका सिर्फ एक काम है, मूवमेंट। ये इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है ना। सेल को चलना भी तो पड़ेगा ना, सेल को इधर उधर जाना भी तो पड़ेगा, तो वो मूवमेंट करने में काम करता है। ओके। आई थिंक आपको बिल्कुल प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन क्या कहता है? यूकैरियोटिक सेल आर कॉम्प्लेक्स सेल दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एब्सोल्युटली करेक्ट ना। एम्ब्रियोटिक सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल क्या है? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स है सब कुछ प्रेजेंट होंगे, है ना। ट्रू न्यूक्लियस इंक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
Presence of membrane bound organelles, usually larger in size, absolutely, may be unicellular or multicellular. ये या तो unicellular भी हो सकते हैं या तो multicellular में भी हो सकते हैं. Cell wall present in plant and fungi absent in animals. देखो, सेल वॉल प्रेजेंट होगा. इसका जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होगा प्लांट एंड फंजाई में, लेकिन सेल वॉल अब्सेंट होगा एनिमल में. ये भी मैं आपको बता दूंगी कि आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल हमें पढ़ना है, वहां क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे. और ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू होते हैं? माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू. ये बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं, इनमें माइटोसिस और मियोसिस. अब देखो इसमें सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सोल्युटली जब चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना है तभी ट्रू न्यूक्लियस है. माइटोकॉन्ड्रियन, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल. ओके. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल इन प्लांट और फंजाई. हम्म. अब डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या है. न्यूक्लियस का डिफरेंसेस देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए एब्सेंट डीएनए इन न्यूक्लियॉइड. अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया ही पहले कि न्यूक्लियॉइड होता है. इसको क्यों? क्योंकि उसको बोलेंगे चारों तरफ लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता. यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट ट्रू न्यूक्लियस. साइज की बात करें तो साइज में छोटे होते हैं, ये लार्ज होते हैं. ऑर्गेनेल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. डीएनए सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनमें मल्टीपल लाइनर डीएनए, लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन. ओके, ये भी आगे पढ़ोगे. राइबोसोम 70s और 80s इन साइटोप्लाज्म. ओके. सेल वॉल कैसे होंगे? यूजुअली प्रेजेंट पेप्टिडोग्लाइकॉन, प्रेजेंट इन प्लांट, सेलुलोज एंड फंजाई. फंजाई में काइटिन के बने होते हैं और प्लांट में ये सेलुलेस के बने होते हैं, सेल वॉल इसके. और एब्सेंट इन एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये पेप्टी ग्लाइकॉन होते हैं. अब ये थोड़ा सा आप समझ लो कि ये क्या होता है. ओके. इसको भी आप नोट डाउन कर लो, कहीं आपको मिलेगा नहीं. पेप्टिग्लाइकॉन पढ़ा रही हूँ ना. देखो, पेप्टिग्लाइकॉन की बात कर ले थोड़ा सा. पेप्टिडो ग्लाइकन. देखो, पेप्टिग्लाइकन क्या होते हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो किसके बने होते हैं? मेड ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड. ओके बच्चे, इसको कहीं आप नोट डाउन करके ले लिख लो. ये किसके बने होंगे? शुगर और अमीनो एसिड. सॉरी बच्चे, हाँ, अमीनो एसिड. दैट फॉर्म्स द बैक्टीरियल सेल वॉल. और ये क्या फॉर्म करते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल को, है ना, बैक्टीरियल सेल वॉल. ठीक है. अब देखो, पेप्टिक ग्लाइकन, एकदम इसको याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बनाते हैं, यानी अगर आपसे पूछे कि पेप्टिक ग्लाइकन यानी कि बैक्टीरिया के सेल वॉल किसके बने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पेप्टिक ग्लाइकन. और वो क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो शुगर और अमीनो एसिड के बने होते हैं. तो इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन ये है कि ये सेल को शेप देता है. ओके. शेप देने का काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल को बस्टिंग यानी फटने से बचाता है ना. बस्टिंग बस्टिंग यानी कि सेल को फटने से बचाता है ना. अब क्या है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन देता है. ओके. ये चीज क्लियर हो गया एकदम? आई थिंक आपको समझ आ गया प्लेप्टोग्लाइकन. अब देखो, प्लांट सेल वॉल किसका बना होगा? प्लांट में सेल वॉल की बात करें तो सेल्यूलोज, है ना. और
फंजाई का काइटिन। क्लियर है ना? यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन, प्लांट के सेलुलोज और फंजाई के काइटिन। ओके, आगे सेल डिवीजन की बात करेंगे। सेल डिवीजन इनमें बाइनरी फिशन और माइटोसिस एंड मियोसिस। थोड़ा सा बाइनरी फिशन भी आपको बता देती हूँ, आगे आपको पढ़ना है, वैसे थोड़ा सा मैं एक आइडिया के लिए कि होता क्या है इधर साइड में बता देती हूँ। देखो, इसमें एक पेरेंट सेल होता है, सपोज ये। हम्म और इनमें एक सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें देखो सिंपल सी बात है। अब फिर धीरे धीरे ये क्या करते हैं, इनका डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है, कॉपी कर लेता है डीएनए। और दो, एक एक डीएनए था, इसका कॉपी कर लिया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेल और इलोंगेट होता जाता है, मतलब ये और बड़ा हो जाएगा। ओके, फिर बीच में क्या बना लेगा, सेप्टम। सेप्टम बनाने के बाद ये दो भागों में बट जाते हैं। सिंपल है, ठीक है, ये दो भागों में बट जाते हैं। यही है बाइनरी फिजन। लेकिन अगर सेल डिवीजन यानी माइटोसिस मियोसिस में करे तो ये एक से दो में डिवाइड होते हैं काफी प्रोसेस के थ्रू। लेकिन इसमें क्या होता है, एक सेल से पेरेंट जो सेल है ये दो भागों में इसके डीएनए क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करके कॉपी बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे सेप्टम बन के दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक एक आपने को मैंने आइडिया दे दिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ये सब पढ़ोगे आप, क्लासिफिकेशन में आगे आएगा। हम्म आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म हल्का सा पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसी के अंदर सारे ऑर्गेनेल धसे हुए होते हैं, है ना। कंपोनेंट क्या होगा, साइटोसॉल द फ्लूइड पार्ट मोस्टली वाटर विद सॉल्ट, प्रोटीन एंड एंजाइम। ऑर्गेनेल्स इनमें होते हैं, प्रेजेंट है ना, मैंने बताया। वेरियस स्ट्रक्चर लाइक माइट्रोकांडिया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। हम्म इंक्लूजन क्या है, इनका काम क्या होगा, स्टोर्ड फूड, पिगमेंट, वेस्ट मटेरियल एंड क्रिस्टल्स। यानी कि ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी इधर से उधर निकालने का काम करते हैं, है ना। अब देखो, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इनमें, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप। इसको भी आप कहीं नोट डाउन करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, साइटोस्केलेटल एलिमेंट की बात कर रहा है, ये क्या है बच्चे, ये एक प्रोटीन का फ्रेमवर्क है। हम्म अगर इसकी बात करें तो साइटोस्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, है ना, जो कि इसका क्या करता है, गिव शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। माइक्रोट्यूबुल की बात करेंगे तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। कहीं आप नोट डाउन करो, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, शेल को शेप देते हैं और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया और फ्लैजला का पार्ट होते हैं। क्लियर, इसको आप कहीं नोट डाउन करो। अब माइक्रोफिलामेंट्स की बात करेंगे, ये एक्टिंग प्रोटीन, एक्टिन एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये सेल को मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सेल को टूटने से बचाते हैं, है ना, टूटने से बचाते हैं एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया है ना। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे। सपोर्ट सेल एंड ऑर्गेनेल्स, साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिकल रिएक्शंस, एग्जांपल ग्लाइकोसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, है ना। और देखो, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल, इसका काम क्या होता है, ये
जो भी सब्सटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं सेल के अंदर। स्टोर सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट्स एंड वेस्ट। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट और वेस्ट जैसे सब्सटेंस स्टोर होते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ओके बच्चे, सोचो कितने इजी तरीके से, और इसमें मैंने आपको कितने पॉइंट समझा दिए, है ना। अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियोस आपको टाइम से टाइम मिल पाए ना। साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। Cytoplasm is the site where most of the cellular activity take place, such as metabolism, protein synthesis, energy production in mitochondria, है ना। सारे जो देखो मैंने बताया ना, जितने ऑर्गेनेल्स है सब किसमें धसे में है, साइटोप्लाज्म में धसे हैं। तो अब इनका काम इसमें क्या-क्या है? मेटाबॉलिज्म का काम। अब इनका जो राइबोसोम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो इनके अंदर प्रेज़ेंट है, वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। और लाइसोसोम वेस्ट ब्रेकडाउन, जो भी वेस्ट वाली चीज़ होती है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे-छोटे पार्ट में। फिर उसके बाद ये काम किसमें होता है? लाइसोसोम में होता है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जो सेल के अंदर विद इन द सेल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो इनका काम होता है। और सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। इसका देखो, जब सेल डिवीजन होता है बच्चे, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। जब आगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आप सेल डिवीजन कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन दबाओगे, नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा, बार-बार कह रही हूँ ताकि आपको मेरा वीडियोस टाइम पर मिलता रहे। ओके? देखो लास्ट में की पॉइंट क्या कहता है? साइटोप्लाज्म इज़ अ एसेंशियल for the life of a cell because it houses the organelles and provides a medium for all vital cellular process। क्या कह रहा है? साइटोप्लाज्म इज essential for the life ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? बहुत ही एसेंशियल पार्ट है सेल की लाइफ के लिए, है ना। बिकॉज इट हाउसेस द ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स धसे हुए, ये उसको एक घर प्रदान, घर होता है ना, तो ऑर्गेनिल्स इसमें रहते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑल वाइटल सेलुलर, और ये क्या करते? उनको मीडियम प्रोवाइड करते ताकि वो सारे प्रोसेसेस अपना कर सके, है ना। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।